नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज महिला दिवस है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर हर जगह बात हो रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे तबके की जो पहले से ही कई तरह की उपेक्षाओं का दंश झेल रहा है। लेकिन रक्तदान को लेकर जो दिशा निर्देश हैं उसमें भी इनके साथ भेदभाव किया गया है। ये हैं ट्रांसजेंडर, जी हां, साथ में समलैंगिक और महिला यौन कर्मी। दरअसल रक्तदान में इस तबके के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वाधान में रक्तदान के लिए जो गाइडलाइंस 2017 जारी की गई है उसमें ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और महिला यौन कर्मियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। गाइडलाइंस में माना गया कि यह तबका जोखिम की उच्च श्रेणी में है। याचिका के मुताबिक ये रोक संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के तहत भेदभाव करती है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। सवाल यह है कि आखिर रक्तदान करने से इस तबके को क्यों प्रतिबंधित किया गया है। समलैंगिक, ट्रांसजेंडर और महिला यौन कर्मी उच्च जोखिम श्रेणी में आते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? जब रक्तदान से पहले हर ब्लड डोनर का HIV और हेपेटाइटिस और दूसरे संक्रामक बीमारियों का टेस्ट होता है, तो इन नियमों की आखिर जरूरत क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या HIV संक्रमित यौन कर्मी महिला ही हो सकती हैं, पुरुष नहीं हो सकते? तो फिर महिलाओं पर ऐसी रोक क्यों? 21वीं सदी में जब सब कुछ हाईटेक हो रहा है, सोच बदल रही है, ऐसे भेदभाव क्या सही हैं? सवाल कई और हैं जिनका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रक्तदान में लैंगिक भेदभाव का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। रक्तदान को लेकर दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई है और ट्रांसजेंडर, महिला यौन कर्मियों के रक्तदान करने पर सामान्य प्रतिबंध लगाने पर आपत्ति जताई गई है। CJI ऐसे बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने अधिवक्ता जैना कोठारी की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। जनहित याचिका ट्रांसजेंडर समुदाय के एक सदस्य थंजम संता सिंह ने दायर की है। याचिका में अक्टूबर 2017 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत केंद्रीय रक्त आधान परिषद और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की तरफ से रक्तदाता चयन और रक्तदाता रेफरेल दिशा निर्देश 2017 को चुनौती दी गई है। दलीलों में कहा गया है कि दिशा निर्देशों के खंड 12 और 51 में मनमाना रवैया अपनाया गया है। ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और महिला यौन कर्मियों को उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया है। HIV एड्स की श्रेणी में रखा गया है। इन लोगों को रक्तदान करने से प्रतिबंधित किया गया। याचिका में कहा गया है कि इस तरह का भेदभाव अवैज्ञानिक है। सभी ब्लड यूनिट जो दानदाताओं से ली जाती हैं, उनका हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV एड्स सहित संक्रामक रोगों के लिए परीक्षण किया जाता है। इसलिए उन्हें स्थायी रूप से रक्तदान करने से रोकना भेदभाव है, उनके अधिकारों का उल्लंघन है। ये रोक स्टीरियोटाइप रूढ़ियों के आधार पर लगाई गई है। रोक संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के तहत भेदभाव करता है। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा दिशा निर्देश कलंकित कर रही हैं, क्योंकि वे इस आधार पर नहीं है कि HIV प्रसार वास्तव में कैसे काम करता है और न ही वे विशिष्ट गतिविधियों में शामिल वास्तविक जोखिम पर आधारित है। याचिका में ये भी आग्रह किया गया है कि कोविड-19 संकट को देखते हुए पहले से ज्यादा रक्त की जरूरत है। परिवार और समुदाय के लिए खून की मांग पूरी करना पहले से अहम हो गया है। मौजूदा दिशा निर्देश इसमें आड़े आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे आखिर इन प्रतिबंधों की वजह क्या है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रही डॉक्टर सचिता जिंदल, सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर प्रदीप शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। हर्ष शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हर्ष सर आप ही से करना चाहूंगा। सर, शुरुआत से ही शुरू करते हैं। असल में क्या कुछ याचिका में कहा गया और सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं वो किस ओर इशारा करती हैं? सर, किस तरह का प्रतिबंध है असल में? के बारे में बोलने से हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बता देता हूं। वहां से इसका जर्मिनेशन हुआ। ये जो एक डिफरेंशिएट किया जा रहा है, आपको याद दिला दूं कि रामायण काल में भगवान राम के पीछे जब अयोध्या नगरी से सारे लोग चल पड़े थे, तो एक जगह रुककर भगवान राम ने सबको कहा था कि सब नर और मादा वापिस चले जाएं। तो ये एक कम्युनिटी ऐसी थी जिसको उस टाइम हिजड़ा भी कहा जाता था, शिव शक्ति भी कहा जाता था, जगहपास भी कहा जाता था, इनंच भी कहा जाता था, कोटिस भी कहा जाता था। ये वहां रुक गई कि जो आपका आदेश है वो हमारे पर तो अप्लाई नहीं करता। वो उनके साथ चलने लगे।
अंत में भगवान राम ने उनको एक आशीर्वाद दिया कि जब भी घर में कोई शुभ कार्य होगा, कोई बच्चा पैदा होगा, तो आपके पास वरदान देने की पावर होगी, आपको उसको ब्लेस करने की पावर होगी। और ये बात साल 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस राधाकिशन की ऑथर करी हुई जजमेंट है। 2 जजेस थे, जस्टिस सीकरी भी थे साथ में। उन्होंने बखूबी इसका बयान करा कि ओरिजिनली हमारे देश के अंदर इन लोगों को क्या पोजीशन इनकी थी। अनफॉर्चुनेटली जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इसमें आपको मैं एक लाइन पढ़ के बताता हूं, जजमेंट से कोट कर रहा हूं। The act provided for registration, surveillance and control of certain criminal tribes and inunts, and had penalized inunts who were registered, appear to be dressed or ornamented like a woman in a public street or place, as well as those who danced or played music in a public place. Such person could be arrested without warrant and sentenced to imprisonment up to the 2 years or fine or under the both. तो ये ओरिजिन था ना। अब साल ध्यान रखिएगा सर, हम हिंदी चैनल है, थोड़ा हिंदी में रूपांतरण बताइएगा मेरे। रूपांतरण ये है कि 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाया, जिस कानून के अंदर स्पेशली, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, इनंस को एक ऐसी ट्राइब डिक्लेयर करा गया कि अगर वो रोड के ऊपर डांस करते हुए वुमेन की ड्रेस में या कोई और परफॉर्मेंस करते हुए पाए जाए तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, 2 साल तक की सजा की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ आया, इसके बाजू बाजू में हमारे यहाँ एक आया 1860 का इंडियन पिनल कोड, जिसके अंदर 377 को पेनलाइज करा गया। मतलब जो बेसिक सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके अलावा कोई और काम करता है तो उसको पेनलाइज करा गया। खैर 377 आईपीसी आज की डेट पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कारण वो सबजुडिस होकर और वो खत्म हो गया। जजमेंट थी शायद सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नैन्स फाउंडेशन वाली। बट ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद वो जो हमारे जीन्स के अंदर ये 1871 के कानून ने एक ऐसा वहम पैदा कर दिया कि इनंस को, जिनको टॉप प्रायोरिटी में देखा जाता था, घर के कभी मांगलिक फंक्शन में उनको इनवाइट भी किया जाता था, उनसे ब्लेसिंग ली जाती थी, उनको इस तरह से तिरस्कार की जिंदगी जीनी पड़ी। 2017 में जो मेडिकल का रोल आया, जो उन्होंने अपना एक एथिक्स बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया गाइडलाइंस फॉर ब्लड डोनर सिलेक्शन एंड ब्लड डोनर रेफरल। बड़ा अजीब सा नंबर है, आपको नंबर सुन के हैरानी होगी। 51 नंबर पॉइंट के ऊपर उन्होंने कहा कि जो इनंस हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनसे ब्लड कभी नहीं लिया जाएगा। आप ये भी अप्रिशिएट कीजिए कि 2019 में एक और कानून, ये गाइडलाइंस थी, ये कानून नहीं था। 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करा जिसका नाम था दी ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक्ट भी उस फील्ड को कवर नहीं करता जो बार गाइडलाइंस फॉर ब्लड डोनर सिलेक्शन और ब्लड डोनर रेफरल ने क्रिएट करी, या जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि इनकी हैसियत क्या है, इनको हमें कहां रखना चाहिए, वो दोनों फॉलो नहीं करी। इसके अलावा भी जजमेंट्स हैं, बट मैं बेसिकली फोकस करना चाहूंगा जैसे राधाकिशन की जजमेंट है, जिसने एक खूबसूरती के साथ प्लेसमेंट करी इनकी हमारे हिंदुस्तान के समाज के अंदर। वो आज तक शायद इनको जगह नहीं मिल पाई है और इसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है प्रदीप सर, असल में ये जो प्रतिबंध है कितने मनमाने, कितने अनुचित, कितने अवैज्ञानिक, कितने अतार्किक लगते हैं? घनश्याम जी, जैसा कि अभी मैंने सुना, आपने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक याचिका दायर की गई है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान ले लिया है कि इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सेंटर को नोटिस इशू कर दिया है। बेसिकली जो आज का टॉपिक है, जो आपने एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक लिया, जिसमें वैसे तो हम संविधान के तौर पर इनको अब एट पार मानते हैं, बराबर का रुतबा देते हैं इनको, लेकिन उसके अलावा भी जब बात इनके ब्लड को डोनेट करने की आती है उस समय पे हम इनके साथ भेदभाव रखते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो एक NBTC है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, वो ये काउंसिल है जो किस आदमी का ब्लड लेना चाहिए, क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या किस जो डोनर्स होते हैं, जो देने वाले होते हैं, खून देने वाले होते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, उनको खून देने वालों का रेफरल कैसे होना चाहिए, ये सब बातें उन्होंने डिसाइड की है। अब बेसिकली जब प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं खून के बारे में बात करूं
जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती हैं इस बात को, उनका कहना ये है, जो मानना है, जो होना चाहिए मेडिकल साइंस की तरह से, वो ये है कि जो ब्लड दिया जा रहा है किसी भी आदमी को या पेशेंट को, वो सेफ होना चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए और उसकी टाइमली सप्लाई होनी चाहिए। और जो सबसे ज्यादा जरूरी बातें हैं, जो ब्लड का जो कंपोनेंट होता है, जो जिन चीजों से ब्लड बनके मिला होता है, वो जो कंपोनेंट्स हैं वो इन शेप होने चाहिए, मतलब वो उनकी पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण तरीके से होना चाहिए। और इसके साथ साथ ब्लड जो देने वाला आदमी है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट, मतलब आप किसी की जान बचाने के लिए अगर ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड डोनर जो है, जो देने वाला है, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आए कि अगर वो ब्लड दे दे तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर किसी भी तरह का इंपैक्ट ना आए। ये सब चीजें बातें के अलावा इसमें और भी सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे एक तो जो डोनर है वो वॉलंटरी, मतलब अपने आप को प्रस्तुत करेगा कि मैं खून देना चाहता हूं। इसी तरह वो सेफ होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए फॉर कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा क्या है, जो और बहुत से फैक्टर्स हैं जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि उसकी उम्र, जो ब्लड देने वाला है उसकी उम्र क्या है, वो किसी रोग से पीड़ित तो नहीं है, इवन ब्लड प्रेशर जो एक नॉर्मल बीमारी है उसका भी उसके अंदर दिया हुआ है रेंज की, इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में जिनका ब्लड प्रेशर होगा वो ब्लड नहीं देंगे, वो ब्लड नहीं देंगे। वो संक्रमित रोग से पीड़ित ना हो। उनका वेट भी डिफाइंड है कि इस एज का अगर ब्लड देने वाला है तो उसका वेट इतना होना चाहिए। बात है। इवन प्रेग्नेंट औरतें नहीं देंगी, जो फीड कराती हैं वो नहीं देंगी, इस तरह के नॉर्म्स पहले से है। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर संचिता जिंदल भी जुड़ रही है हमारे साथ। डॉक्टर संचिता, असल में ये अतार्किक तो लगता ही है जैसा कि बता रहे हैं वकील साहब भी, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से आप इस तरह की गाइडलाइंस को कैसे देखती हैं? कितना अवैज्ञानिक है ये सब कुछ? देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं समाज में, उनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, और उनमें मल्टीपल पार्टनर के साथ साथ उनमें कुछ ड्रग्स लेने की हैबिट्स भी होती है, और ये लोग ज्यादा प्रोन होते हैं कुछ डिजीज के, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस A और C। इसके चलते अगर हम किसी अच्छे हेल्थी पर्सन को देखें, तो जो डिजीज के जो है डिजीज जो है वो दूसरे में भी ट्रांसमिट हो सकती है। हालांकि हम लोग पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले ये टेस्ट सब कुछ करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आप टेस्ट करें तो उसमें उनका इंक्यूबेशन टाइम चल रहा हो, इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा हो। तो जब अगर इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा होगा तो हम लोग ये डिटेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ इनमें HbSAg या HIV है। तो जब इसमें इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के हेल्दी पर्सन में। इसलिए मेरे ख्याल में अगर हम इनको थोड़ा सा बैरियर करें इनके लिए कि नहीं ये लोग नहीं दे सकते ब्लड, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप कह रही हैं कि ये ठीक गाइडलाइन है? आप कह रही हैं गाइडलाइन ठीक है, ये लोग हाई रिस्क जोन में है? हाँ, ये लोग हाई रिस्क जोन में तो हैं। ये लोग हाई रिस्क जोन। घनश्याम जी, मैं डिफर करूंगा, मैं डिफर करूंगा डॉक्टर साहिबा से, क्योंकि इसमें जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उसमें 90 डेज का मैक्सिमम टाइम होता है। 90 डेज के अंदर कोई आदमी अगर सेक्सुअली अगर हाई रिस्क जोन से भी सेक्स करता है तो उसके 90 डेज के बाद उसका, जब हम किसी को भी ब्लड देते हैं, ब्लड देने से पहले जो वेरियस फैक्टर्स हैं वो ध्यान में रखने होते हैं। आप इनको अलाउ तो कीजिए, आप इनको अलाउ तो कीजिए ट्रांसजेंडर्स को। हो सकता है कि वो हेल्दी ट्रांसजेंडर हो, मैडम तो वो बातें कर रही हैं जिसमें इन्फेक्शियस हो, जो बीमारी से पीड़ित हो, लेकिन सभी के ऊपर तो ये बात लागू नहीं होती। आप जिस टाइम पे, मैडम प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, ठीक है। जिस टाइम पे हम ब्लड देने जाते हैं, जब आप ब्लड किसी को देते हैं, उस टाइम पे उस बोतल के ऊपर जो हमें ब्लड मिलता है, जो इस बात के लिए, जो ऐसा ब्लड जो मतलब जो कॉम्पिटेंट ब्लड होता है, जिसको ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है किसी दूसरे पेशेंट में, उस टाइम पे ना तो उस ब्लड की बोतल के ऊपर उसका सेक्स लिखा होता है कि आदमी है या औरत है, ना उसके ऊपर कुछ और लिखा होता है। सिर्फ ये देखना कि ब्लड के कंपोनेंट्स पूरे हैं या नहीं, ब्लड हेल्दी है या नहीं, ये सब चीजें देखें आप इसको इस बेसिस पे क्यों कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं
कि वो हो सकता है ऐसे हो, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैविंग मोर देन वन पार्टनर्स, एक से ज्यादा लोगों के साथ उनके शारीरिक संबंध हो, ये बातें सोच के तो आप नहीं कर सकते ना। अगर कोई हेल्दी भी तो होगा उनमें। ठीक है, डॉक्टर जिंदल रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। राम जी, ये कैसी बातें कर रही है, लगता है हकीकत से बहुत दूर है जो अभिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि समय खाली है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी बात करते हैं। अमाउंट ऑफ ट्रांसजेंडर लोग हाई रिस्क होते हैं, उनका आप 5 दिन के अंदर में नैट टेस्टिंग से पता नहीं लगा सकते कि वो HIV है या HBsAg है या इसका मैं इलाज एक मिनट। इसीलिए ये डिसाइड किया गया नाको से कि वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन होगा, ना कि पेड डोनेशन होगा। क्योंकि जो लोग पेड डोनेशन होते थे वो 4 दिन पहले अफीम लगाते थे, चरस लगाते थे, अपना IV ड्रग्स लेते थे और बिना बताए पैसे के नाम पे ब्लड देते थे। हम 90 के दशकों में हमारे जो अभिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, क्योंकि शायद वो इतने यंग हैं कि उनको 1990 का दशक नहीं पता, जहां पे हजारों लोग हेपेटाइटिस C से ग्रसित हुए और जो आज लिवर सिरोसिस से उनका जीना दुभर हुआ है। ये समझना कि ट्रांसजेंडर को ब्लड दे देना चाहिए, अरे ट्रांसजेंडर अगर 1000 ट्रांसजेंडर लोग हैं उसमें से 90% का हीमोग्लोबिन कम होता है, उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है। खास तबके की असल में जिन पे अब रक्तदान का प्रतिबंध है, जिसमें ट्रांसजेंडर हैं, जिसमें महिला यौनकर्मी हैं, जिसमें समलैंगिक है, असल में इसी को लेकर कोर्ट पे चर्चा हो रही है और इसी चर्चा को हम गहनता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल भार्गव अपनी बात कंप्लीट करिए सर, ब्रेक से पहले आप क्या कह रहे थे? 135 करोड़ लोगों में से 490 लाख मतलब 4,90,000 लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता 55% महिलाएं में जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, अगर उनके बच्चों का और उनके घर वालों का ब्लड टेस्ट कराऊं तो आधे एनीमिक निकलेंगे। हम उनको छोड़ के जिनको हमें बेटर करना चाहिए, 4,90,000 लोगों में से 90% लोग जिनका हीमोग्लोबिन कम होगा या प्रोमिस्कुअस हैबिट होगी, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे। क्या देश में इतना समय है? अगर हम साइंटिफिक तथ्य देखें, वो 4,90,000 हमारे समाज का हिस्सा नहीं है डॉक्टर साहब। हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है। पहले उनका हीमोग्लोबिन ठीक कराइए, उनकी बात ना की जाए डॉक्टर भार्गव, तो उनकी बात ना की जाए, बनवाइए, उसके बाद ब्लड डोनेशन की बात आती है। हम सीधे 10वीं मंजिल पर कूदने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि डेटा ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि 60% ट्रांसजेंडर लोगों को जॉब नहीं मिलती, 90% ट्रांसजेंडर लोग मेंटली रूप से ग्रसित होते हैं और 80% ट्रांसजेंडर लोग में हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। आप बात कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड डोनेशन की, इतना कंफ्यूजन क्यों? आपको प्रदीप शर्मा जी और जो भी हमारे अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपको एक और समाप्त चीज बताता हूँ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नैट टेस्टिंग नहीं होती। इसका मतलब अगर एलाइजा टेस्टिंग करूं तो मुझे कम से कम 30 दिन की विंडो पीरियड चाहिए रहेगी। आप 5 दिन की ब्लड की बात कर रहे हैं, आप लास्ट 5 दिन में नैट टेस्टिंग, मतलब आज मैंने प्रोमिस्कुअस हैबिट करी तो 5 दिन तक मैं विंडो पीरियड में नैट टेस्टिंग से रहूंगा और 30 दिन तक एलाइजा से रहूंगा। आप इसे कंफ्यूजन बढ़ाएंगे। अरे आप अपने ट्रांसजेंडर लोग हमारे भाई है, सोसाइटी का अभी आगे है, हम उनको इंक्लूजन रखना चाहिए, बट ईज ऑफ डूइंग थिंग्स भी होना चाहिए। इतना ना हो जाए कि उनके ब्लड 4,90,000 लोगों के राइट्स के लिए, जिनमें से सिर्फ 10% लोग, मतलब जिसमें सिर्फ 30,000 लोग ब्लड डोनेशन के काबिल होंगे, उसके लिए हम करोड़ों लोगों ठीक है, डॉक्टर प्रदीप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात पे। ठीक है डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर प्रदीप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप प्लीज। घनश्याम जी, मैंने अभी डॉक्टर साहब को सुना, आज का मुद्दा ये नहीं है कि 90% और 10% का, आज का मुद्दा ये है कि ट्रांसजेंडर्स, मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहब ने जो कहा, अगर वो बात को मैं सच मान भी लूं, लेकिन 10% लोग तो ऐसे हैं ना जो फिट फॉर डोनेशन है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि 100% से आप ले लीजिए ब्लड को। मैंने ये कहा कि जो भी मेडिकली फिट है। डॉक्टर भार्गव एक करके प्लीज सर, डॉक्टर भार्गव एक करके, बात ये नहीं है, समझ नहीं आएगा डॉक्टर भार्गव, समझ नहीं आएगा सर। आज तो पॉलिटिशियन भी नहीं बैठे, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है सर। एक करके बात करते हैं ना, कैसे इन्फ्लुएंस करोगे सर? एक करके सर, डॉक्टर भार्गव लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट सर, प्लीज एक बार बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा सर। डॉक्टर भार्गव आप रख लीजिएगा अपनी बात, एक बार डॉक्टर प्रदीप को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, आप अपनी बात बोलिएगा। डॉक्टर प्रदीप जी, मेरा घनश्याम जी कहना ये बिल्कुल भी नहीं है कि 100 के 100% जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं या सेक्स वर्कर्स हैं। लेकिन डॉक्टर भार्गव भी ये कहना चाह रहे हैं, रिस्क क्यों ले हम? मैं बताता हूं आपको। बात यह है कि संविधान ने और हमारे न्यायपालिका ने
ट्रांसजेंडर्स को भी इक्वल स्टेटस दिया हुआ है। अगर डॉक्टर साहब आप प्लीज बीच में ना बोले, अब आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आप प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आप शेड्यूल में कैसे आप डॉक्टर साहब कंप्लीट करने दीजिए। आपको शायद लीगल नॉलेज नहीं है डॉक्टर साहब, इसलिए आप ये बातें बोल रहे हैं। आप मेडिकल एक्सपर्ट होंगे। डॉक्टर भार्गव आपकी सारी बातें सुनेंगे ना सर, थोड़ा धीरज रख लीजिए, बस थोड़ा सा धीरज रखिए सर, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा, तभी व्यूवर्स को समझ आ पाएगा, नहीं तो बेकार मेहनत हो जाएगी सर, आपकी भी और डॉक्टर साहब की भी। प्लीज सर। डॉक्टर प्रदीप। घनश्याम जी, मेरा कहना यह है, फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा दोबारा से, कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि 100 के 100% को आप ब्लड देने के लिए उत्साहित करें। मेरा कहना यह है, जो NBTC नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के हिसाब से ब्लड डोनर का सिलेक्शन होता है और ब्लड डोनर रेफरल होता है उसमें। अब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने बताया था आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज का जो है, वो ये है कि वो सेफ होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, टाइमली सप्लाई ऑफ ब्लड होना चाहिए और ब्लड के कंटेंट्स इन नीड होने चाहिए। ये बात अगर ये क्राइटेरिया, अगर ये क्राइटेरिया अगर सेफ भी है ब्लड और वो सफिशिएंट भी है, और जो ब्लड के कंटेंट्स हैं अगर वो एक हेल्दी आदमी से, जो स्वस्थ आदमी है, अगर उससे मैच करते हैं। सर ठीक है, अपनी बात होगी। डॉक्टर भार्गव बोलिए, डॉक्टर भार्गव बोलिए, और लोग भी मेरे पास बोलिए। सर, जो चरस लेता है, हीरोइन लेता है अपना इंजेक्शन से, उनको भी अलाउ करना चाहिए। वो तो आम आदमी भी लेता है चरस, तो चरस को ये थोड़ी ना कि ट्रांसजेंडर्स और सेक्स वर्कर्स ही लेते हैं। जो लेता है उसको भी अलाउ करना चाहिए, वो एक्सक्लूजन क्यों है? तो इस हिसाब से तो जितने लोग हैं दुनिया में, देश में, सबको अलाउड होना चाहिए। वो हेल्दी और सेफ ब्लड है। वो एक हफ्ते पहले चरस लेके आओ तो किसको मालूम है? लेकिन प्रॉब्लम इज सेफ्टी। हाउ विल यू इंश्योर सेफ्टी? इज द लूज वर्ड। आप सुप्रीम कोर्ट में पूछिए सेफ कैसे होगा ब्लड? हु विल इंश्योर कि एक ब्लड भी हेपेटाइटिस C वाला गया, HIV वाला गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अच्छा, सामान्य प्रोसेस क्या होता है डॉक्टर भार्गव, वो भी बता दीजिए ना। डॉक्टर भार्गव एक सामान्य प्रोसेस क्या होता है ब्लड का सर, देने का, डोनेट करने का, वो भी समझाते चलिए सर। सर मैं बताता हूँ सर। घनश्याम जी, मेरे को ब्लड देना है तो एक सेल्फ परफॉर्मा में फिल करता हूँ कि मैंने रात में शराब नहीं पी, मैंने एक हफ्ते में ये नहीं किया, मेरे को ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, मुझे थायराइड कंट्रोल्ड है। पर उसके अंदर में अगर हैबिचुअल ऑफेंडर हूँ, मैं हैबिचुअल ऑफेंडर हूँ, तो ब्लड बैंक वाला कहता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो हाथ देखता है, सिरिंज के निशान देखता है, कहता है इसका नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसको पता रहता है कि ये पेड डोनेशन है। आप ये भी बात करिए, NTBC ने जो करा पिछले 10 सालों में हेपेटाइटिस B, C और HIV का रेट ऑलमोस्ट 0.1% पे ले आए वो। क्योंकि सतर्कता रही। हम कुछ लोगों को ज्यादा एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि सावधानी होना जरूरी है ब्लड में। सेफ्टी, जो प्रदीप शर्मा जी कह रहे हैं, मैं सेफ्टी की बात करता हूँ। सेफ्टी में बताता हूँ, 1% दुनिया में, देश में 1% लोगों का सिर्फ नैट टेस्टिंग होती है, बाकी 99 में नहीं होती। तो आप ये बात समझिए, ये आप लॉ तो बना दोगे, उसको सेफ्टी कौन इंश्योर करेगा? आप सेफ्टी, हु विल इंश्योर द सेफ्टी? उन 40,000 लोगों की जान। संचिता जिंदल ठीक से समझा पाएंगी सर। संचिता जिंदल से पूछ रहे थे, डॉक्टर संचिता जिंदल मेरे साथ हैं। डॉक्टर संचिता, असल में क्या सिर्फ 1% टेस्ट होता है, बाकियों को नहीं हो पाता है जो ब्लड देते हैं लोग? नहीं, टेस्ट तो सभी में हो पाता है। मैंने बताया आपको जैसा कि अगर पेशेंट इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहा है, जो डोनर अगर इंक्यूबेशन पीरियड में है, तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वेदर इट इज इन्फेक्टिव विथ HIV और HBsAg, एंड these people are more prone for these diseases because having the ये बताइए नैट टेस्टिंग कितने में होती है देश में? नैट टेस्टिंग का नहीं, लैब टेस्टिंग तो सब एक्चुअली कार्ड टेस्ट होता है सब में। कार्ड टेस्ट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो होता तो सभी होता तो 100% केसेस में है, और बाकायदा रिपोर्ट दी जाती है, HIV HBsAg की रिपोर्ट दी जाती है। तो होता तो सभी में। 2018 का डेटा भारत सरकार से गाइडलाइन पढ़ाता हूँ मैं आपको। 2% लोग देश में नेट टेस्टिंग होती है, 2% में। भारत सरकार कहती है पूरे देश में जितने ब्लड इकट्ठे होते हैं, नेट न्यूक्लियस एसिड टेस्टिंग से 2%। तो फिर डॉक्टर भार्गव, ये तो पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा हो जाता है ना, लैब टेस्टिंग पे सवाल खड़ा होता है। तो ये इस बात को थोड़ी समझाता है कि असल में ट्रांसजेंडर को आप ब्लड मत देने दीजिए, फिर ये तो सभी के लिए है। सर हाई रिस्क, कोई भी हाई रिस्क और पेड ब्लड डोनेशन या जो भी कम्युनिटी में हाई रिस्क
इंडिविजुअल है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार को और कोर्ट को समझाना आवश्यक मतलब है। आप ये कह रहे हैं अगर इस तरह के रिसोर्सेज हो जो टेस्ट कर सकते हैं तो फिर इनको ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये ब्लड दे दें। सर अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं है, आप अमेरिका की गाइडलाइन उठाइए, वहां पे जेंडर नहीं मांगा जाता सर। तो सर वही तो प्रदीप शर्मा भी कह रहे थे, जेंडर मांगा जाता है सर वही प्रदीप शर्मा भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राहुल आ रहा हूं मैं आपके पास। हर्षजी कुछ कहना चाह रहे हैं, हर्षजी प्लीज। जो गाइडलाइंस हैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे साइंस के बारे में थोड़ा समझना चाहूंगा। अगर एक ट्रांसजेंडर है, 18 से 65 साल के बीच में है, उसका वेट 45 kg है, हीमोग्लोबिन लेवल उसका 12.5 ग्राम से ज्यादा है, जो आपने डिटेल दे रखी है, और उसके बाद वो आपका फॉर्म भरता है, क्वेश्चनेयर में लिखता है कि मैं हेपेटाइटिस HIV पॉजिटिव नहीं हूं, हेपेटाइटिस B नहीं हूं, सिफिलिस इन्फेक्शन मुझे नहीं है, ये जो आपकी कैटेगरीज है वो करता है। उसके बाद कुछ कैटेगरीज के लोगों के लिए मैं आपको कैटेगरी बता देता हूं। आपने 101 कैटेगरी बनाई है, उनमें से कुछ कैटेगरी के लिए आपने स्पेसिफाई करा है कि 12 महीने तक डेफर कर दीजिए इस इवेंट के बाद। मैं आपके लिए कुछ पढ़ देता हूं, 48 से स्टार्ट करता हूं, 45 से रादर। हेपेटाइटिस B, नॉन हेपेटाइटिस B, C परमानेंटली डेफर, अननोन हेपेटाइटिस परमानेंटली डेफर, नॉन हेपेटाइटिस A और E डेफर फॉर 12 मंथ्स। आप टेस्ट सुन लीजिए, एक मिनट, आप टेस्ट कीजिए। आप पहले तो उस ट्रांसजेंडर को उस कैटेगरी में लाइए, 18 से 65, 12.5 से ऊपर। जब आप 12.5 से ऊपर हीमोग्लोबिन लेके चलेंगे तो आपका वो जो एनीमिक कैटेगरी ऑफ ट्रांसजेंडर है मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। 12.5 से नीचे जो भी कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैथमेटिकल स्केल की बात है, इसमें से बियॉन्ड कुछ नहीं है। जिस ट्रांसजेंडर का ब्लड ग्रुप 12.5 हीमोग्लोबिन सेल से नीचे वाला है वो आपका आउट हो गया। आप टेस्ट करने के बाद 12 मंथ तक डेफर लोगों का भी आपने कैटेगरी का कर रखा है, उसका भी कर दीजिए कि आपका आज टेस्ट होगा, 12 महीने के बाद आके चेक करा लेंगे। आप सिस्टम, प्लीज अंडरस्टैंड, हम लॉयर्स क्या करते हैं या हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास अगर टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है तो हमें रूल फिर भी वो बनाना पड़ेगा जो इक्वालिटी दिखाए। आप एक कैटेगरी बनाइए, आप दे सकते हैं। सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, अरे आधा मिनट के लिए सुन लीजिए, 30 सेकंड लूंगा, उसके बाद आप 30 सेकंड रुक जाइए सर। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई करनी है ना, अमेरिका की तरह। डॉक्टर भार्गव आज इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं सर? डॉक्टर भार्गव आज इतना अधीर क्यों हो रहे हैं सर? थोड़ा सा मौका दूसरों को दीजिए सर। आप तो पेशेंसली सुनते हैं सर, आप तो धीरज के साथ सुनते हैं लोगों को। आज क्या हो गया सर? थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर आप ही के पास आ जाऊंगा। हर जी 30 सेकंड में बात पूरी करिए। आपकी मैं कैटेगरीज क्वेश्चनर में और भी पढ़ देता हूँ सर, जल्दी जल्दी, छोटा छोटा सवाल सर, छोटा सवाल। जब आपने एक क्वालिफिकेशन रख दी कि वो ये उसको नहीं होना चाहिए, तो आप उसको ह्यूमन बीइंग ट्रीट कीजिए। अगर उसमें वो 12.5 कैटेगरी को पास नहीं करता, उसमें आपको कोई डिजीज मिलती है, आप लिख दीजिए कि आपका 12 में आपका 3 बार टेस्ट होगा, अगर तीनों में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे वो 12 महीने का टाइम दे दीजिए, 18 का दे दीजिए, आप ज्यादा मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उसके बाद यू विल प्रॉब्ली क्वालिफाई। आप आउट मत कीजिए प्लीज किसी को भी। ठीक है डॉक्टर भार्गव, आप रिस्पॉन्ड करिए। बिल्कुल हाल जी, मैं आपसे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पूछता हूं। अमेरिका में और यूएस में जो जेंडर आप फॉलो करते हो वो टिक करते हो। अमेरिकन गाइडलाइन में, ब्लड डोनेशन की गाइडलाइन में ट्रांसजेंडर नहीं बढ़ते। वहां पे मेल या फीमेल जो आप जिस तरीके से बिहेव करते हो उसको बिल करते हो। तो आप ट्रांसजेंडर वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? आपका लड़ाई होनी चाहिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रांसजेंडर। वो ह्यूमन बीइंग है, वो मेल टिक करेगा, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। उसका सेक्स बर्थ से क्या था मुझे उससे कंसर्न नहीं है। विच सेक्स ही इज लिविंग विथ, एंड ट्रांसजेंडर ऑल्सो इंक्लूड जेंडर डिस्फोरिया, कि मैं मेल हूं पर मैं अपने को फीमेल समझता हूं। आप ये बात समझिए। आप एक बड़ी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो अमेरिकन और यूरोपियन व्यू भी तो लीजिए, जहां पे ब्लड बैंक में ट्रांसजेंडर नहीं होता। तो आप ट्रांसजेंडर में मत लड़ो। डॉक्टर साहब, आज हम सेक्सुअलिटी पे बात थोड़ी कर रहे हैं सर, हम तो उनके ब्लड जो देने के राइट है उस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप कंफ्यूजन पे विद इन कंफ्यूजन कर रहे हो। आपके ट्रांसजेंडर की प्रॉब्लम पता है सर, मैं आपको बताता हूँ हिस्टोरिकल वे से ट्रांसजेंडर को क्यों हटाया गया। देखिए हमारी लड़ाई नहीं है, ना कुछ हमारे को उनका अलग करना है, पर आप ये समझिए उनकी हाई रिस्क हैबिट की वजह से जो गाइडलाइंस बनी, हाई रिस्क कैटेगरी की वजह से हमारे पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए उनको एक्सक्लूड किया गया। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये 1980 के दशक से जब से HIV आया, उन लोगों को हाई रिस्क ग्रुप को एक्सक्लूड करना चलन चला, क्यों? ताकि लोग हेपेटाइटिस B, C और HIV से ग्रसित ना हो। तो ये लड़ाई अगर सिर्फ पेपर की लड़ाई है
तो अच्छा डॉक्टर भार्गव, जितने भी फॉर्म में आप फॉर्मेलिटीज भरवाते हैं, क्या उसमें एक फॉर्मेलिटी ये नहीं हो सकती कि आप आखिरी बार सेक्सुअली एक्टिव कब हुए थे, सेक्सुअली कांटेक्ट में कब आए थे? क्या इस तरह की जानकारी लेके ब्लड डोनेट नहीं हो सकता है? सर एग्जैक्टली सर घनश्याम जी, मेरा बड़ा सवाल हाल जी से डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी से सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि वो ट्रांसजेंडर शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? आपने रूल्स में लिख दिया, आपने गलती से रूल्स में लिख दिया। आपने 11 अक्टूबर 2017 को जो रूल्स बनाए, गाइडलाइंस, उसमें ट्रांसजेंडर लिखा। मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, हम उनको कितने नामों से बुलाते हैं? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए कितने नाम लिखे? दोबारा से आपको नाम बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखे थे? हिजरा, इनंस, कोठीस, अरवानीस, जुगापास, शिव शक्ति। आपको शिव शक्ति, मेरे को लगता है ये ज्यादा नजदीक का नाम है, पर मैंने ये ट्रांसजेंडर वर्ड आपसे बोरो करा। जो नेशनल आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने 11 अक्टूबर 2017 में जो गाइडलाइंस निकाली, मैंने वहां से बोरो करा। मेरा अपना कुछ नहीं है। तो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि आप लोगों में एक कंसेप्ट, अब ह्यूमन बीइंग समझिए, आप उसकी गाइडलाइंस बनाइए। भाई आपके पास ये कमियां हैं, ब्लड नहीं दे सकते। प्रदीप जी को भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी, एक लास्ट बात, अच्छा, जो सेफ है, जहां सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है टू द मैक्सिमम, वी शुड इंक्लूड एवरी सिंगल पर्सन हु इज देयर। जहां सेफ्टी इंश्योर नहीं की जा सकती, दिस रूल विल बी डेट्रीमेंटल, दिस विल ओनली बी रिटन ऑन द पेपर। अच्छा डॉक्टर भार्गव, फिर ये भी समझा दीजिए, अगर महिला यौन कर्मियों को भी इस श्रेणी में रखा जाता है तो उनसे संबंध बनाने वाले पुरुष इस श्रेणी में क्यों नहीं आएंगे? क्या कही राम जी? महिला यौन कर्मियों को भी ट्रांसजेंडर के साथ इसी श्रेणी में रखा गया है सर। असल में ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और महिला यौन कर्मी, तो महिला यौन कर्मियों के साथ जिन पुरुषों ने संबंध बनाए उनको इस श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाएगा? उनका ब्लड क्यों लिया जाएगा फिर? तो सर हिंदुस्तान में नहीं लेते, यूएस में लेते हैं। नहीं सर, उनको तो ले रहे हैं सर, उनके लिए तो कोई नियम नहीं है। डॉक्टर प्रदीप को जोड़ेंगे इसमें। जो डॉक्टर साहब अभी अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजंस दिए हुए हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2014 से ट्रांसजेंडर्स के बारे में अभी तक मान्य रखती है, क्या डॉक्टर साहब उस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के विपरीत बोलना चाह रहे हैं? उस गाइडलाइंस के हिसाब से भी और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अभी लास्ट वीक ही एक जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है इस बात का, गवर्नमेंट को नोटिस कर दिया है। नोटिस का मतलब यह है कि इस पिटीशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका संज्ञान लेना बनता है। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक से विद्वान जजेस बैठे हुए हैं, उनके पास हर तरह की सुविधाएं हैं, डॉक्टर साहब की तरह बहुत से उनके पास साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं। कोर्ट ने ये भी कहा डॉक्टर प्रदीप, ये वैज्ञानिक मसला है, इसमें हमें समय चाहिए। जी हाँ, मैं मानता हूं उस बात को। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें वैज्ञानिक मसला है, इसीलिए हमें वैज्ञानिक तथ्यों को भी लेना पड़ेगा। लेकिन वैज्ञानिक तत्व बात तो वहीं घूम फिर के आ गई घनश्याम जी, कि अगर वो जो कैटेगरी है जिसके अंदर एक हेल्दी पर्सन का, जो एक हेल्दी पर्सन जो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, अगर ट्रांसजेंडर्स या सेक्स वर्कर्स अगर उस श्रेणी में आते हैं, तो मेरा कहना यह है कि इनको डिफरेंशिएट ना किया जाए, क्योंकि वो क्लॉज 12 और क्लॉज 15 का बहिष्कार होगा एक तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम इसमें ज्यादा नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये ना कहती कि भाई इसमें नोटिस नहीं कर सकते और इसकी एग्जिस्टेंस नहीं बनती, तो समझ में आता था। लेकिन कोर्ट ने जब ये संज्ञान ले लिया है कि नोटिस कर दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी इस बात को। और जब इन ट्रांसजेंडर्स को और सेक्स वर्कर्स को जब उन्होंने एट पार मान लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 सब उनको एट पार मानते हैं, बराबर का दर्जा दिया गया है, तो आज के दिन में ये कहना कि भाई हम उनसे ब्लड नहीं लेंगे कि रक्तदान असल में उन लोगों के लिए प्रतिबंधित है कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से, जो ट्रांसजेंडर हैं, जो महिला यौन कर्मी हैं और जो समलैंगिक हैं। आखिर इन प्रतिबंधों की वजह क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास समय लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रेक से पहले डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अब बोलिए। अच्छा, मैं हर्ष जी से और प्रदीप शर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। रेट्स ऑफ इन्फेक्शन between you, between me, between a sex worker, between a transgender and between a LGBT guys, सबसे ज्यादा किसमें होगा? सवाल का जवाब सोच के दीजिएगा।
सर सवाल जल्दबाजी में नहीं करता, आप ही बताएंगे। और अगर जिसमें सबसे ज्यादा होगा आपके क्राइटेरिया पर वो नहीं आ रहा होगा तो आप उससे ब्लड नहीं लेंगे, पर आप उसको परमानेंटली रूल आउट नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ इतना सस्पेंड है। हर जी परमानेंट तो कोई चीज परमानेंट नहीं होती है ना, गाइडलाइंस में परमानेंट है। परिस्थिति के अनुसार गाइडलाइन बनती है। देश में आपके पास 2% नेट टेस्टिंग होती है, आप टेस्ट कर नहीं सकते सबको। आपकी प्रोमिसेस हैबिट जितनी हाई है, आपका सेक्स वर्कर भी ब्लड दे सकता है क्योंकि वो इक्वल है। डॉक्टर भार्गव, अगर टेस्ट करने का मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है तो हम तो ऑलरेडी रिस्क में ही है, इसका मतलब। तो आपको घनश्याम जी क्या लगता है, देश में बहुत सारी जनरलाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास उसकी व्यवस्था नहीं होती। हम देश में बैठ के सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेते हैं विदाउट नोइंग द रियलिटीज ऑफ लाइफ। रियलिटी ये है कि आप गांव में जाके आपके पास ब्लड बैंक नहीं है, ब्लड बैंक के पास टेस्टिंग नहीं है, और उसके बाद हम कह रहे हैं जिनकी प्रोमिसरियस हैबिट हाई होने की संभावना है। हाई है नहीं, संभावना हो सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज सब सेम है। आई एम सेइंग वी आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। वो 40,000 लोग जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो 40,000 लोग 40,000 ब्लड देके 40,000 लोगों का अनित करने की संभावना है। ठीक है, आप टेस्टिंग बढ़ाइए पहले, आप पहले नेट टेस्टिंग मैंडेटरी करिए। हाँ ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संचिता को जोड़ लेते हैं। डॉक्टर संचिता, असल में ब्लड प्रोसेस लेने का, फिर डोनेट करने का और किसी को फिर वापस देने का, असल में इतना नेग्लिजेंस है क्या वहां पे कि इतनी इस तरह की अनियमितता है कि किसी को भी कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नेग्लिजेंस नहीं होता है। राहुल जी तो बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लेंगे और उसके बाद तुरंत उस पेशेंट उसी ब्लड को ऐसा चढ़ा देंगे। टेस्ट भी नहीं होता है, हमें तो ये समझाया गया टेस्ट भी नहीं होता है मैडम। न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग पैथोलॉजिस्ट हैं सर वो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। लैब टेस्ट नहीं होता मैम। सर मैं गाइडलाइन करके बताता हूँ। एक डॉक्टर भार्गव, आज पूरा शो हाईजेक कर लेंगे क्या सर? सर थोड़ा सा औरों को भी बोलने दीजिए सर। डॉक्टर भार्गव और लोग भी है। डॉक्टर संचिता बहुत देर से नहीं बोली है, डॉक्टर संचिता को बोलने दीजिए सर। वो तो आपकी फर्टिलिटी की है, वो तो आप ही की फर्टिलिटी की है। दो तो लॉयर्स है, चलो नहीं बोलने देंगे आप, लेकिन डॉक्टर संचिता को तो बोलने दीजिए प्लीज। डॉक्टर संचिता प्लीज आप बोलिए। सर ऐसा नहीं है, मैं भी मेट्रो हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैंने भी देखा है वहाँ पर कि हर पेशेंट का जिसका ब्लड लिया जाएगा उसका टेस्ट किया जाएगा, उसके जो डोनर है उसको टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसी का एकदम चढ़ा दिया जाएगा। जब पेशेंट आता है ब्लड लेने के लिए तो उसके डोनर का हम सब कुछ टेस्ट करते हैं, और जो पहले का ब्लड रखा होता है जिसका सब कुछ टेस्ट किया हुआ है, जिसका हीमोग्लोबिन ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो ब्लड दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे तुरंत निकाला और तुरंत उसको दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कभी भी। ये आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि पेशेंट का ब्लड की डोनर का ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता है। इवन मैंने तो ब्लड कैंप्स में भी देखा है, जो कैंप्स आते हैं उनमें जो ब्लड इकट्ठा होके जाता है वो भी सब टेस्टेड होता है, और उसके बावजूद उनको प्रॉपर टेम्परेचर पे रखा जाता है, हर चीजें उसमें सेपरेट की जाती हैं, और वो ब्लड जब टेस्ट होने के बाद ही पेशेंट को चढ़ाया जाता है। बस इसमें यही डाउट है कि जो अगर पेशेंट का इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा हो डोनर का, तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ वास्तव में इसको पेशेंट आगे जाके ये HBsAg या HIV पॉजिटिव हो सकता है। तो एक मेन कारण यही दिखता है कि इनको हम लोग को वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। अच्छा डॉक्टर, अगर पेशेंट घनश्याम जी तो किसी के साथ भी हो सकता है। एक एक करके डॉक्टर भार्गव कुछ पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर संचिता। आप दर्शकों को ये समझाओ एलाइजा टेस्टिंग क्या होती है, नेट टेस्टिंग क्या होती है, क्योंकि हर्ष जी और हमारे दूसरे शर्मा सर दोनों ये चीज सीख के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जब आर्ग्यू करेंगे। हम चाहते हैं कि वो आर्ग्यू करें। नेट टेस्टिंग देश में कितने अस्पतालों में होती है, कितने लाख ब्लड में होती है, पहली चीज। एलाइजा टेस्टिंग सब में होती है, मान गए। नेट टेस्टिंग न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग कितने में होती है? अगर आप 2 मिनट का टाइम लेके इंटरनेट पर डाल दें तो बता दीजिएगा, या घनश्याम जी आप ही देख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ 2%। सर आप डॉक्टर संचिता से पूछा तो जवाब भी देने दीजिए। डॉक्टर भार्गव पूछ लिया, अब जवाब देने दीजिए उनको। डॉक्टर संचिता बोलिए। सर मैं मानती हूँ कि आप ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है पूरा कितना परसेंट ठीक है, कैसे हम बता सकते हैं? हम तो जो पब्लिश है ना, देखिए सर बात ये है, पब्लिक में कुछ वो भी होता है ना कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं टेस्ट हो सकता है, नहीं टेस्ट होता है। अब आपने एक को कहा, दूसरे ने दूसरे को कहा, वो इतना सब कुछ हो जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि
लैब में ब्लड टेस्ट में सब कुछ होता है, मैंने अपने आंखों से देखा है डॉक्टर, मैं कैसे मानूं इस बात को? तो डॉक्टर संचिता, जिस तरह का रिस्क आप मान रही हैं वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, फिर जो रिस्क आप ट्रांसजेंडर के साथ मान रही है वो तो कहीं भी हो सकता है। डॉक्टर भार्गव, एक मिनट। हाँ, वो बात आप सही कह रहे हैं कि किसी में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये लोगों की टेंडेंसी होती है कि भाई ड्रग्स लेने की या मल्टीपल पार्टनर्स की, इसलिए हम कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये लोग हाई रिस्क हैं। इसलिए हम लोग, इसलिए एक दिमाग में ये रहता है। आप अपने आप बताइए कि अगर आपको पर्सनल ब्लड चाहिए तो क्या आप ऐसे आदमी का ब्लड लेना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना, कभी भी मेंटेन नहीं होगी कि नहीं हम ऐसे आदमी का ब्लड लेंगे। नहीं, वो तो डॉक्टर तय करेंगे ना, वो तो डॉक्टर तय करेंगे कि वो ब्लड सही है कि नहीं है। तो हाँ, तो वो डॉक्टर भी क्यों रिस्क लेगा इस बात के लिए? क्यों रिस्क लेगा कि मैं अपने पेशेंट को ऐसे आदमी का ब्लड दे दूं, कल को कुछ होगा तो वो मेरे हॉस्पिटल में ब्लेम करेगा कि आपके यहाँ से ब्लड चढ़ा था, देखिए हमारे। घनश्याम जी, किसी ब्लड की यूनिट के ऊपर ये लिखा होता है कि ये मेल का ब्लड है या फीमेल का ब्लड है या ट्रांसजेंडर का? नहीं, वो कुछ नहीं लिखा होता है, मेल और फीमेल का नहीं लिखा होता है, लेकिन उसमें सारे टेस्ट हुए हैं, उसकी रिपोर्ट लिखी होती है। मैडम, ट्रांसजेंडर्स को तो चलिए आप पहचान भी लेंगे कि उनका ब्लड नहीं लेंगे, लेकिन अगर समलैंगिक आपके पास पहुंच गए, महिला यौनकर्मी आपके साथ पहुंच गए, फिर उनका ब्लड को कैसे पहचानेंगे मैम, अगर उन्होंने डोनेट कर दिया तो? हाँ, वो बात वॉलंटरी डोनेशन है सर। लेकिन एक्चुअली जब वो कह ही रही है कि भाई हम तो है ऐसे पर्सन, तो फिर उसको देखते हुए तो आपको सिंपल सवाल पूछते। घनश्याम जी, कौन बोलेगा इस बात को? सीधी सी बात है, सवाल पूछने की बात कर रहा हूँ। पूछिए। आप ये बताइए, वॉलंटरी डिस्क्लोजर है ना, ये तो सारी चीजें। मेरा कितने लोगों के साथ प्रोमिस्कुअस हैबिट्स है, मैं छुपा लूं और ब्लड दे दूं अपने किसी परिजन के लिए, कोई रोक सकता है क्या उसको? बिल्कुल नहीं। मेरा हीमोग्लोबिन 13 है, नेट टेस्टिंग हुई मेरी, HIV HCV नहीं है, ठीक है, एग्री है ना? ये बात, यहाँ तक बात एग्री करते हैं। ऐसे 100 लोगों को रख लीजिए आप, इन 100 लोगों में रिस्क की पॉपुलेशन कितनी हाई है और कितने लोग इवन नेट टेस्टिंग से भी मिस हो जाएंगे? हो सकते हैं ना? ये किसी का भी हो सकता है, कमी हमारी नहीं है, ये लैब टेस्टिंग शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, मिस हो सकता है ना? सर, डॉक्टर साहब, ये तो मैकेनिज्म में दिक्कत है ना, फिर ये तो मैकेनिज्म में दिक्कत है, असल में पूरे मैकेनिज्म में दिक्कत है। ह्यूमन टेक्नोलॉजी है ना घनश्याम जी, हाँ, ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, तो वो तो किसी के साथ भी हो सकती है सर। तो हम तो इस खास तबके की बात कर रहे हैं ना, उनके साथ ही फिर ये भेदभाव क्यों हो? ये रिस्क की प्रोबेबिलिटी तो हर किसी के साथ बन सकती है। अरे घनश्याम जी, जिसकी नॉन हाई रिस्क प्रवृत्ति है उसको आप अवॉइड करोगे ना? जिसकी हाई रिस्क प्रवृत्ति है उसको अवॉइड करोगे कि नहीं करोगे? तो सर, उनके लिए कुछ नियम बन सकते हैं क्या? सर, उनके लिए कुछ नियम बन सकते हैं कि इतने महीने का नियम हो, 10 दिन का नियम हो, 15 दिन का नियम हो, आपकी लास्ट सेक्सुअल कांटेक्ट कब हुआ वो पूछ लिया जाए? क्या इस तरह की कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? बनाइए, आप ऐसा बनाइए। डॉक्टर संचिता कुछ कह रही है, एक मिनट, डॉक्टर संचिता कुछ कह रही है। डॉक्टर भार्गव, आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है सर, बोलने दीजिए महिलाओं को भी। सर, आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बोलने दीजिए डॉक्टर संचिता को प्लीज। डॉक्टर संचिता बोलिए। बोलिए सर। कौन वास्तविकता बोलेगा कि हाँ मैंने किया, मतलब कहते हैं हाँ 10 दिन में। सर, कितना फॉर्म वो सही भरते हैं ये पता है आपको? सही बात है। वो फॉर्म सही भर रहे नहीं पता ना, उन्होंने कहते नहीं जी हमने तो नहीं किया, और क्या पता आपको उसमें है वो नहीं। तो सर, हम क्यों हम वास्तविकता को नकार सकते हैं? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि अगर पता है कि वो आदमी ऐसा है तो दिमाग में हमेशा ये रहेगा ही ये बात कि भाई ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ वास्तविक करा हो उसने। तो मैम, लैब का रोल कहाँ रह गया फिर? लैब की भूमिका क्या है मैम? लैब तो भाई आप किसी का भी ब्लड देंगे तो वो तो सारे टेस्ट करेगी। ठीक है, फिर कोई है ही नहीं। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर है, वो आपके पैरामीटर पे फुलफिल करता है, तो उसके ब्लड में क्या दिक्कत है? यही तो प्रदीप शर्मा भी कह रहे हैं तब से। हाँ, तो वो बात सही कह रहे हैं आपकी, ट्रांसजेंडर। चलिए मैम, थोड़ा तो आप मानिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानती हूँ इस बात जी, दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम, आपने डॉक्टर राजीव। डॉक्टर भार्गव, आप सवाल पूछिए सर। आज आपने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया है। डॉक्टर भार्गव, आज मेरा काम हल्का कर दिया, सारे सवाल आप ही पूछ रहे हैं। सर, प्रदीप शर्मा जी और हर्ष शर्मा जी, अगर ट्रांसजेंडर का हक है ब्लड डोनेशन का, तो वो जो ब्लड जो जा रहा है उस हाई रिस्क ग्रुप से बचा के बाकी 40,000 लोगों को कैसे बचाएंगे? उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहाँ है? ठीक है, ये भी मैंडेट करिएगा। आपकी लैब ये भी मैंडेट करिएगा। डॉक्टर साहब, हम 2 चीजें मिक्स कर रहे हैं क्या? हम लैब की भूमिका और इन लोगों को मिक्स कर रहे हैं क्या सर? नहीं सर, अगर आप हम ये कह रहे हैं जिसको ब्लड मिलना है
उसका के प्रति भी हमारा दायित्व है। ये मायोपिक विजन है कि ट्रांसजेंडर को इक्वल करिए। अगर ट्रांसजेंडर इक्वल है हम मानते हैं, बट उनके हाई रिस्क ग्रुप होने की वजह से वो बाकी नॉर्मल लोग परेशान वही ना बात हो, दोहरा रहे हैं सर आप। ठीक है, ठीक है, हर जी बोलिए। ठीक है, आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि आप जो ब्लड लेते हैं क्या उसको हर पैरामीटर पे चेक करते हैं या नहीं करते? वो मना कर रहे हैं ना, डॉक्टर भार्गव मना कर रहे हैं, वो सुविधा नहीं है हमको, वो कह रहे हैं वो मैकेनिज्म ही नहीं है। फिर से मैं बोलता हूँ, सुन फिर लीजिए। एक मिनट भार्गव साहब, एक मिनट सुनिए। फिर मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूं मगर मैं बाकी हैबिचुअल वाइसेस में शिकार हूं, मैं आ गया ब्लड देने के लिए, मेरा ब्लड 14 मिल गया आपको, बाकी सब चीजें ठीक मिल गई, तो मेरा ब्लड ले लीजिए ना। फिर मुझ में और ट्रांसजेंडर में फर्क क्या रह गया? सिर्फ मेरी शक्ल और मेरी कोई और चीज में? बिल्कुल। हर्ष शर्मा जी प्रॉमिस्कुअस हैबिट एक कॉलोनी में ज्यादा होगी या जहाँ पे सेक्स वर्कर रहती है वहां ज्यादा होगी? इसका जवाब दे दीजिए डॉक्टर साहब। शायद आपको गिगलो वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है, बिल्कुल लगता है। ठीक है, गिगलू के नॉलेज या किसी और सेक्स वर्कर की नॉलेज नहीं है। नहीं, और जो महिला यौन कर्मियों के साथ पुरुष जा रहे हैं सर, वो भी तो जा रहे हैं ना। क्यों ले रहे हैं? मैं आज भी बोल रहा हूँ 40,000 लोग जिनको ब्लड जाएगा ट्रांसजेंडर का, मेरे को मालूम है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को अपील करेगा, पर जिन लोगों पे ब्लड जाएगा उनकी भी जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन की। अनटेस्टेड ब्लड ऐसा ना हो कि इक्वालिटी करते करते इन 40,000 लोग जो देंगे आगे चल के वो HIV, HSG, HCV से। अच्छा डॉक्टर संचिता, आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि बीच में से लैब को हमने हटाई दिया है, टेस्टिंग को हमने हटाई दिया? डॉक्टर भार्गव जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें लग रहा है कोई ट्रांसजेंडर आएगा, ब्लड देगा और आप सीधे उसे पेशेंट को दे देंगी। ठीक है डॉक्टर संचिता, को ना मरवा देना। ठीक है डॉक्टर संचिता, आप है मेरे साथ? हाँ डॉक्टर संचिता, इस कॉन्वर्सेशन से आपको ये नहीं लग रहा कि लैब तो है ही नहीं, फिर लैब इस मैकेनिज्म का हिस्सा ही नहीं है? लैब को तो आप किसी का भी ब्लड ला के दे दीजिए, चाहे ट्रांसजेंडर का हो चाहे नॉर्मल पर्सन का हो, दे दीजिए, तो टेस्ट करेगी। टेस्ट तो आप करेंगी ना, तो बस यही तो हम कह रहे हैं, आप रिजेक्ट कर दीजिए ब्लड को। तो मैम असल में चर्चा यही है ना, ये नहीं कह रहे कि आपके पैरामीटर पे भी ट्रांसजेंडर का अगर ब्लड नहीं मैच करता है तो आप दे दीजिए। ब्लड तो किसी का भी हो तो उनको ब्लड डोनेट करने का अधिकार तो दिया जाए। सवाल ये है सिर्फ। डॉक्टर संचिता, एक सिंपल इनको बात ही समझा पा रहे हम। एक हाई रिस्क ग्रुप में 5 दिन में पता नहीं लगा सकते HIV, HCV का। नॉर्मल टाइम फिक्स कर दीजिए ना, कम है, उसमें टाइम फिक्स हो सकता है डॉक्टर साहब। प्रोबेबिलिटी में लाइफ चलती है सर। ठीक है डॉक्टर साहब, उसमें टाइम फिक्स कर सकते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, वो ट्रांसजेंडर्स हो, सेक्स वर्कर्स हो, ये तो किसी के लिए भी हो सकता है। अरे सर डॉक्टर साहब, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, अभी कोविड-19 के ड्यूरेशन में, अभी ज्यादा दूर नहीं है गए हम कोविड-19 से। कोविड-19 के टाइम में जब ब्लड की ज्यादा जरूरत थी, ट्रांसफ्यूजन की ज्यादा जरूरत थी, उस समय पे अगर कोई हेल्दी ट्रांसजेंडर होता, उसका ब्लड लेके, या हम इस मिथ्या में रहते कि ये ट्रांसजेंडर है इसलिए हमें वो ब्लड नहीं लेना, अगर सारे पैरामीटर्स पे मिलकर अगर वो ब्लड। 40,000 लोग। डॉक्टर साहब, बात 40 और 4 लाख की नहीं है, बात 40,000 या 4 लाख की नहीं है। बात ये है कि अगर कोई आदमी आपकी गाइडलाइंस जो आपने, आप ही डॉक्टर्स लोगों ने, सरकार ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो गाइडलाइंस को बना रखा है, अगर कोई ट्रांसजेंडर या सेक्स वर्कर उन गाइडलाइंस पे खरा उतरता है तो ऐसी स्थिति में क्या आप मना कर सकते हैं क्या? मेरा सिंपल सा डॉक्टर साहब, आप मुझे छोटी सी एक बात का जवाब दे दीजिए कि क्या अगर आपकी गाइडलाइंस को जो मीट आउट करता है, डॉक्टर साहब इस बात को हम इस तरह भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आप इस बात को हम दूसरी तरह से पूछ लेते हैं आपसे कि कोई पुरुष या महिला जो आपकी नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती, क्या आप उसका ब्लड किसी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं किसी में? नहीं कर सकते सर। तो यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि आप उनका भी ट्रांसजेंडर जो इन्फेक्टेड है उनको मत करिए, जो इन्फेक्टेड है उनको मत कीजिए, लेकिन जो ट्रांसजेंडर जिनका ब्लड आपकी गाइडलाइंस में पूरा उतरता है, आप उनको अलग से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बोल लीजिए। अरे प्रदीप शर्मा जी, सर तो सुन लो। बोलिए डॉक्टर भार्गव, जल्दी से बोलिए सर, शो भी खत्म करना है मुझे। अंतर क्या होता है? भारत सरकार ने बंद क्यों करे बताओ आप? प्रदीप शर्मा जी, डॉक्टर साहब को ब्लड करता है, आप कैसे? अच्छा, गाइडलाइंस की बात कर रहा हूं, जिस टाइम आप ब्लड डोनेशन करते हैं उस टाइम पे ये लिखा नहीं होता कि ये ट्रांसजेंडर का है, सेक्स वर्कर का है, मेल का है, फीमेल का है, सिर्फ पैरामीटर्स लिखे होते हैं उसके ऊपर। डॉक्टर संचिता आप कुछ कहना चाह रही थी? ठीक है डॉक्टर भार्गव प्लीज सर, डॉक्टर भार्गव और लोग भी हैं सर, और लोग, हर्ष जी ने भी नहीं बोला बहुत देर से। डॉक्टर संचिता आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी सर
कि ये बात सही है कि अगर आपके पैरामीटर के अंदर वो सब कुछ ठीक ठाक है तो हम दे सकते हैं ब्लड। लेकिन अगर एक नॉर्मल जो साइकोलॉजी होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, अगर उसे पता चले कि ये ब्लड ट्रांसजेंडर, मैम आप कैसे बताती हैं क्या फिर? मैम हॉस्पिटल ये कहता है कि हमने ये सेक्स वर्कर का लिया था ब्लड, ये हमने ट्रांसजेंडर का लिया था, ये हमने मेल का लिया था, फीमेल का लिया था, ऐसा तो कुछ नहीं बताया जाता। डॉक्टर संचिता ये बता रही है, समझिए बात को। डॉक्टर संचिता ऐसा कहा जाता है कि पेशेंट को आप कभी अस्पताल में भर्ती होते हो तो ब्लड डोनेशन कैसे होता है? आप अपने लोगों को लेके जाते हो, विच इज कॉल्ड वॉलेंट्री डोनर, या आप थोड़ा सा पढ़ के लेके जाते हो? एक मिनट सर, वॉलेंट्री डोनर जिसको आप जानते हो। सर डॉक्टर संचिता को तो बोलने दीजिए सर, आज सभी के हिस्से की बैटिंग आप ही कर रहे हैं। डॉक्टर भागवत सबके हिस्से की बैटिंग आप ही कर रहे हैं आज। डॉक्टर संचिता बोलिए। अगर मान लीजिए ब्लड डोनेशन के लिए कोई ट्रांसजेंडर जाता है या वो कहता है भाई, वो कहता है कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो उसको शायद ब्लड डोनेशन के लिए अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि उनके दिमाग में भी यही रहेगी ये बात जो ब्लड डोनेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पैरामीटर के अलग अगर इस चीज के सामने आएगी तो उस तरह का अलाउ नहीं किया जाएगा, हाई रिस्क जोन पे है इसलिए उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मेरे पास समय इतना ही लोकतंत्र में आज। माफी के साथ चर्चा और आगे हो सकती थी, लेकिन माफी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।